बीच पर खड़ा आयुष अहाना का हाथ पकड़े उसे प्रपोज करते हुए कहता है, चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ जी, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू सो मच अहाना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस आयुष। अचानक आयुष उदास होकर कहता है, बट अहाना मैं बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ और तुम इतनी हाई क्लास हो, क्या तुम मेरे छोटे से घर में एडजस्ट कर पाओगी? आयुष यू आर माई स्पेशल वन और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सहने को रेडी हूँ। तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करना। इसके बाद आयुष अहाना से कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर ले आता है, जहाँ आयुष की जॉइंट फैमिली देखकर कुछ पल के लिए अहाना सोच में पड़ जाती है। ओह गॉड, मैंने तो सोचा था कि आयुष की फैमिली छोटी होगी, मगर यहाँ तो इतनी बड़ी फौज खड़ी है। आई मीन इस माचिस के डिब्बे जैसे घर में इतने सारे लोग कैसे समाते होंगे। अहाना अपने ससुराल को लेकर ये सब सोच रही होती है कि तभी उसकी सास संगीता कहती है, अरे अहाना बहू, किस सोच में खोई हुई हो? कुछ नहीं मम्मी जी, जल्दी से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। बहू जल्दी से गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है और संगीता उसे सभी से मिलवाती है। बहू, ये मेरी बड़ी बहू है सौम्या और ये तेरी दोनों ननंद है अनु और नताशा, और ये तेरे ससुर जी हैं, और ये है मेरा प्यारा पोता शुब्बू। बाय द वे मम्मी जी, अगर फैमिली इंट्रोडक्शन खत्म हो गया हो तो कोई मुझे मेरा कमरा बताएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं देवरानी जी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। इसके बाद सौम्या अहाना को उसके कमरे में लेकर आती है। इतने में आयुष भी कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेता है। आयुष सीरियसली मैं यहाँ रहूंगी? जरा इस कमरे के दीवार और फर्श की हालत तो देखो, एकदम टूटी फूटी है, और यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए एक पंखा भी नहीं है। नो नेवर, मुझसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाएगा। अहाना मेरे घर में सिर्फ एक ही पंखा है। ये सुनकर बहू को बड़ा शौक लगता है और वो कहती है, व्हाट द हेल आयुष, इतने बड़े परिवार में सिर्फ एक पंखा? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इट्स नॉट अ बिग डील अहाना, तुम तो इतने बड़े बड़े वादे कर रही थी और एक पंखे के पीछे तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो। तो क्या इतनी गर्मी में तुम्हारे साथ रोमांस करूं? बेबी माय स्वीटू, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी इस कमरे के लिए पंखा ले आऊंगा। तब तक के लिए हमें सभी के साथ हॉल में सोना पड़ेगा। आयुष के मनाने पर अहाना अपने ससुराल वालों के साथ हॉल में सोने के लिए मान जाती है और दोनों पति पत्नी तकिया लेकर सोने के लिए हॉल में आ जाते हैं। तभी अहाना की दोनों ननंद अनु और नताशा पंखे के एकदम सेंटर में अपना बिस्तर लगाती हैं, जिसके बाद हरी और संगीता सो जाते हैं। जिसके बाद अहाना को सबसे आखिर में जगह मिलती है, जिस कारण बेचारी बहू को पंखे की बिल्कुल भी हवा नहीं लगती और पूरी रात वो पसीने से भीगी रहती है। आयुष, तुम सो गए हो क्या? हाँ अहाना, तुम भी सो जाओ। ओह गॉड, ये क्या, कहाँ आकर फंस गई मैं? कहाँ तो मैं अपने डैडी के घर में अपने बड़े से कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा में चिल आउट करके सोती थी, मगर ये तो एक पंखे की हवा भी नसीब नहीं हो रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लव शव के चक्कर में बिल्कुल लुल्लपंती कर दी। ऐसा सोचते हुए अहाना जैसे तैसे सो जाती है। तभी सुबह के 4 बजते ही सौम्या का बेटा शुब्बू जोर जोर से रोने लगता है। अले ले ले, क्या हो गया मेरे प्यारे बेटे को? रोते नहीं शुब्बू। एक तो इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से नींद आई थी, उस पर ये शुब्बू शुरू हो गया। बहू इरिटेट होकर अपने कान पर पिलो रख लेती है। तभी थोड़ी देर में 5 बज जाते हैं और हरी कहता है, अरे भाग्यवान, सुबह हो गई है, बहू से बोलकर चाय तो बनवा दो। अहाना बहू, चल जल्दी से उठ जा, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, पहले दिन से सभी के लिए चाय बना दे। सिर्फ चाय ही क्यों मम्मी जी, साथ में पकौड़े भी तल देती हूँ। फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा बहू। गर्मी के कारण बेचारी अहाना सारी रात सो नहीं पाती और अगले दिन बेचारी बहू का सारा दिन ससुराल वालों की फरमाइश का खाना बनाकर किचन की गर्मी में बीतता है। अहाना भाभी, प्लीज रात के डिनर में आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाना। अनु, इतनी गर्मी में इतना हैवी खाना कौन खाता है?
भाभी, कहाँ लिखा है कि गर्मी में आलू के पराठे नहीं खा सकती? अरे बहू, अगर तेरी दोनों ननद का मन है तो बना देना। ठीक है मम्मी जी। अहाना अपनी दोनों ननद की फरमाइश पर रात के खाने में आलू के पराठे बनाती हुई पसीने से गुस्से में तरबतर हो जाती है और गुस्से में तिल मिलाकर तोड़ फोड़ मचाती है। अरे भाग्यवान, ये नई बहू किचन में खाना बना रही है कि कुश्ती लड़ रही है? इतनी खटपट क्यों हो रही है? अरे कुछ गिर गया होगा, तुम भी ना छोटी छोटी बातें गौर करते हो। इसके बाद अहाना सभी को खाना खिला देती है और सभी सोने की तैयारियों में लग जाते हैं। तभी अहाना अपनी दोनों ननद नताशा और अनु से कहती है, नताशा, अनु, आज मुझे इस जगह पर सोने दो। कल रात गर्मी के कारण मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि पंखे की हवा तो उस कॉर्नर में पहुंचती ही नहीं है जहां मैं सोई थी। आई एम सॉरी अहाना भाभी, मगर मैं और अनु अपनी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप वहीं सो जाओ। न चाहते हुए भी नताशा को आज भी उसी जगह पर गर्मी में सोना पड़ता है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। लगातार गर्मी में सोने के कारण नताशा के चेहरे पर ढेर सारे दाने उभर आते हैं और आयुष को सैलरी मिलती है, जिससे वो सभी के लिए ढेर सारी आइसक्रीम लेकर आता है। भैया, आपको सैलरी मिल गई ना? हाँ अनु, मगर तुझे कैसे पता चला? क्योंकि जब आपको मंथली सैलरी मिलती है तभी आप हमारे लिए आइसक्रीम लाते हो। मुझे जल्दी से 2000 रुपए दे दीजिए, मेरा सारा मेकअप खत्म हो गया है। मुझे भी पैसे चाहिए, मेरी सारी ड्रेस पुरानी हो गई है और आप तो जानते हैं ना, मैं अपनी किसी भी ड्रेस को 2 टाइम से ज्यादा नहीं पहनती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों अंबानी की बेटी हो। अब पता चला आखिर घर की हालत ऐसी क्यों है। अरे यहाँ एक पंखे में पूरा परिवार एडजस्ट कर रहा है और लाडो रानी लाली लिपस्टिक पर इतने पैसे खर्च करेंगी तो सारी जिंदगी ऐसे ही किश्तों में काटनी पड़ेगी। आयुष, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सैलरी मिलते ही तुम सबसे पहले हमारे कमरे के लिए पंखा लेकर आओगे। अगर तुम पंखा लेकर नहीं आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। अहाना को गुस्से में चिढ़ता हुआ देखकर ससुराल के सभी सदस्य खामोश हो जाते हैं। तभी संगीता कहती है, जा आयुष बेटा, पहले बहू के लिए पंखा ले आ। मैं नहीं चाहती कि तेरा बसा बसाया घर बिगड़े। अपनी माँ के कहने पर आयुष एक पंखा खरीदकर अपने कमरे में लगा देता है, जिससे अहाना बहुत खुश होती है। अब जाकर जान में जान आई है। इतने दिन बिना पंखे के गर्मी से कैसे गुजरे हैं वो सिर्फ मुझे ही पता है। अब तो तुम्हारा पंखा भी आ गया है मेरी माँ, अब तो शांत हो जाओ। क्यों मुझ बेचारे पति का खून पी रही हो? ओह बेबी, नाराज हो गए क्या? आई एम सॉरी एंड आई लव यू सो मच। ये कहकर अहाना रोमांटिक मिजाज में आयुष के गले लग जाती है और दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद अहाना अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है। गायत्री अपने पति मोहन और सास विमला के साथ एक छोटे से गांव नाहरपुर में रहती थी। गायत्री का ससुराल बहुत गरीब था। गायत्री के पति मोहन ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था, जिसके चलते मोहन के कंधों पर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। गायत्री बहू, ओ गायत्री बहू, कहाँ हो? ना जाने कहाँ चली गई है। घर का इतना सारा काम पड़ा है, ना जाने कब आएगी और कब ये काम खत्म होगा। इस उम्र में भी इस बुढ़िया को कोई आराम नहीं है। क्या हुआ माँ, खुद से क्या बात कर रही हो? ना जाने गायत्री कहाँ चली गई। घर का इतना काम पड़ा है, अब इस उम्र में भी क्या मुझे ही काम करना पड़ेगा? अरे माँ, वो मैं आपको बताना भूल गया। वो शांति काकी है ना, उनकी बेटी की आज सगाई है, तो गायत्री वहीं उसका मेकअप करने गई है। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है। क्या जरूरत है दूसरों के घर जाकर उनको क्या कहा था तूने में? माँ, मेकअप। हाँ वही, क्या जरूरत है इसे ये करके पैसे कमाने की? हमारे घर की बहू बेटियां बाहर जाकर काम नहीं करती हैं। माँ, तुम भी ना अपनी सोच बदलो। आज के समय में हर कोई काम करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लो देखो, आ गई गायत्री। आ गई महारानी। अगर दूसरों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा अपने घर पर भी ध्यान दे दो। सुबह से एक कप चाय भी नहीं पी है। माँ जी आप बैठिए, मैं बस 5 मिनट में चाय बना कर लाती हूँ। गायत्री, मेरा भी खाना तैयार कर दो, मुझे भी देरी हो रही है। अगर समय से काम पर नहीं पहुँचा तो सेठ पैसे काट लेगा। जी मैं जल्दी से आपका खाना तैयार कर देती हूँ। गायत्री दिखने में तो ज्यादा सुंदर नहीं थी और ना ही गायत्री का रंग गोरा था, लेकिन गायत्री को मेकअप करना बहुत अच्छे से आता था। इसलिए जब भी उसके गांव में कोई फंक्शन होता तो वो वहां जाकर दूसरों का मेकअप करती, जिससे कुछ पैसे उसके घर में आते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक जा ही रहा होता है कि एक दिन मोहन,
तुम ऊपर जाकर जो बाकी का सामान है उसे नीचे ले आओ। ठीक है सेठ जी। मोहन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था। मजदूरों के लिए यूज होने वाले लिफ्ट से मोहन नीचे ही आ रहा होता है कि तभी अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है और लिफ्ट तेजी से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से मोहन के पैर में बहुत गहरी चोट लग जाती है। हाय मेरा बेटा, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? देखिए, इन्हें कम से कम 2 महीने तक बिस्तर से उठना नहीं है और ये उनकी दवाई है। आपको इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर जरा भी लापरवाही हुई तो ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर, हम इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? अब ये घर कैसे चलेगा? घर का खर्चा, दवाई का खर्चा कहाँ से लाएंगे हम? माँ जी आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना। तू क्या करेगी बहू? माँ जी मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं आता है, लेकिन मेकअप करना बहुत अच्छे से आता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं लोगों का मेकअप करना शुरू कर दूँ। लेकिन बहू, उसके लिए हमें किसी दुकान की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम कोई दुकान किराए पर लें। माँ जी, हमारे घर के सामने जो बरगद का पेड़ है ना, उसी के नीचे टेबल कुर्सी डाल दूंगी और वहीं अपना ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी। विमला को अपनी बहू का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन ही गायत्री बरगद के पेड़ के नीचे अपने मेकअप का सामान और टेबल कुर्सी डालकर बैठ जाती है। गायत्री बहुत ज्यादा अच्छा मेकअप करती थी, लेकिन मेकअप के मुकाबले उसकी उतनी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। ड्राइवर, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं मालकिन, गाड़ी अपने आप ही रुक गई है। लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। आप बैठिए, मैं गाड़ी को चेक करता हूँ। ठीक है, तुम गाड़ी चेक कर लो, मैं जब तक थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ। वैसे भी मैं बहुत समय बाद गांव आई हूँ। रम्या बहुत समय बाद कोई गांव आई थी। गांव को देखकर रम्या को अपनी बचपन की सहेली की याद आ जाती है। रम्या गांव घूमना शुरू ही करती है कि तभी उसकी नजर मेकअप कर रही गायत्री पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और गायत्री के पास जाती है। गायत्री, तुम यहाँ? रम्या, तुम? वो भी इतने सालों के बाद? कैसी हो तुम? गायत्री और रम्या बचपन की सहेली होती हैं। इतने सालों के बाद मिलने पर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों गले मिलते हैं। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो और आज यहाँ? मैं इस रास्ते से जा ही रही थी कि तभी अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक गाड़ी सही होगी मैं गांव घूम लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी यहाँ इस गांव में हुई है। शादी के इतने टाइम बाद आज हम यहाँ मिल रहे हैं। हाँ रम्या, तुम्हें याद है बचपन में हम कैसे पूरा दिन खेला करती थी? हम हमेशा साथ में ही रहती थी। हमारा साथ में खेलना, उठना, बैठना, खाना पीना था। हाँ गायत्री, मुझे हर बात याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। दोनों सहेलियां मिलकर अपना बचपन याद करती हैं। दोनों साथ में बड़ी होती हैं, लेकिन रम्या के अमीर होने की वजह से रम्या की शादी बहुत अमीर घर में हो जाती है और वहीं गायत्री के गरीब होने की वजह से गायत्री की शादी एक गरीब परिवार में ही होती है। दोनों सहेलियां शादी के बाद अलग हो जाती हैं और आज पूरे 3 साल बाद मिलती हैं। लेकिन गायत्री, तुम तो बहुत अच्छा मेकअप करती थी ना, तो तुम इस पेड़ के नीचे बैठकर इतने कम पैसों में मेकअप क्यों कर रही हो? तुमने अपना ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोला? रम्या की बात सुनकर गायत्री रोने लग जाती है, जिसके बाद वो सारी बात अपनी सहेली को बताती है, जिसे सुनकर क्या यहाँ इतना सब कुछ हो गया? गायत्री तू रो मत, अब तेरी सहेली आ गई है, अब तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति हर्ष फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें अभी एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट की भी जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें तुमसे अच्छा कोई मेकअप आर्टिस्ट मिल सकता है। रम्या अपने पति हर्ष से बात करती है। गायत्री का मेकअप सबको बेहद ही पसंद आता है, जिसके बाद सिर्फ कुछ ही समय में गायत्री बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है और अपना खुद का एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, जिससे गायत्री का ससुराल अब बिल्कुल ठीक हो जाता है और गायत्री का पति मोहन अब बिल्कुल ठीक हो जाता है। गायत्री बहू, आज तेरी ही लगन मेहनत से हम उस गरीबी से निकल पाए हैं और इस महल जैसे घर में आ पाए हैं। हाँ गायत्री, अगर तुम न होती तो शायद मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाता और न ही आज अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो पाता। तुम्हारी मेहनत से आज हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो पाया है। माँ जी, मोहन जी, ये मेरा फर्ज था कि मैं अपने परिवार को इस परेशानी से निकालूं और इसमें सिर्फ मेरी ही मेहनत नहीं, रम्या और हर्ष जी की भी मेहनत है। अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ऐसा नहीं है रम्या, तुम आज अपनी मेहनत से ही यहाँ तक पहुँची हो। हाँ गायत्री, हर्ष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रम्या, अगर तुम ना होती तो ना जाने क्या होता। तुम जैसा हर एक दोस्त हर किसी के पास होना चाहिए, और तुम्हारे जैसा भी दोस्त। गायत्री की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। गायत्री के परिवार में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं।